हेलो बच्चों, मैं हूँ रिजवान और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स के उस्ताद। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग ऑसिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसमें सबसे पहले तो हम लोग ये भी से क्विक समरी भी देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग मेजरली क्या डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ऑसिलेशन मतलब समझ आता है आपको? क्या होता है ऑसिलेशन? टू एंड फ्रो मोशन। हाँ, पेंडुलम का। अब देखो ऑसिलेशन क्या क्या आता है इसके अंदर, जो है ना आपके लीनियर मोशन में भी आता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई पार्टिकल है, ठीक है, ये ऐसे यहाँ गया, फिर यहाँ गया, वापस यहाँ पर आया मेन पोजीशन पर, है ना? तो ये क्या हुआ? एक ऑसिलेशन, एक वाइब्रेशन। लेकिन क्योंकि ये अलोंग द लीनियर पाथ है ना, कहाँ पर है? लीनियर पाथ में, तो इसको हम लोग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, इधर ध्यान दीजिए। अगर कोई मैग्नेट, मेरे पास कोई मैग्नेट है, वो अगर क्या कर रहा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। इस पर कुछ न्यूमेरिकल हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल में देख रहे थे, ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, अब ये अगर आप देखोगे, अगर मैं आपके सामने ऐसे रखता हूँ और ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, तो अगर आप देखोगे तो इसका जो मोशन है वो कैसा है? एंगुलर है। कैसा है? एंगुलर है। तो ये भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये भी एक ऑसिलेशन है। लेकिन इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको हम लोग क्या कहेंगे? एंगुलर एसएचएम। क्या बोलेंगे? एंगुलर एसएचएम। तो हम लोग चैप्टर में मेजरली अगर मैं बात करूं, तो यहां देखोगे ना आप, एलएसएचएम, लीनियर एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्या होता है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम लोग। लेकिन सबसे पहले हम लोग बेसिकली लीनियर वाला पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? लीनियर वाला पढ़ेंगे। लीनियर वाले के अंदर आप, इसके अंदर कुछ इक्वेशंस है, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, उसको करेंगे। फिर उसके नीचे हम लोग और भी बहुत सारी चीजें हम लोग बात करेंगे। वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का डेरिवेशन करेंगे। एनर्जीज की बात करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, उसका ग्राफ बात करेंगे। तो बेसिकली मेजरली मैं पहला पार्ट क्या पढ़ाने वाला हूं आपको इस चैप्टर में? फर्स्ट पार्ट लीनियर एसएचएम। क्या पढ़ाने वाला हूं? अच्छा, वो जो मैग्नेट वाला मैंने बताया वो कौन सा वाला है? एंगुलर एसएचएम। जो सेकंड पार्ट आप इस चैप्टर का पढ़ोगे वो पढ़ोगे एएसएचएम। क्या पढ़ोगे? और एग्जांपल याद रखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि एंगुलर एसएचएम किसको कहेंगे और लीनियर एसएचएम किस में आएगा। ठीक है, अच्छा, पेंडुलम वाला किस में आना चाहिए? एक पेंडुलम, घड़ी का पेंडुलम देखा है आप लोग ने? ठीक है, उसका ये ऐसे ऐसे करता है। हाँ, नहीं, ये आएगा लीनियर एसएचएम में। क्यों? क्योंकि सुनो, इसका जो आर्क है ना, ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है? ऑलमोस्ट। इसमें वाइब्रेशन ऐसे ही चल रहा हुआ है। समझ आ रहा है? तो ये किसके अंदर आएगा? सिंपल पेंडुलम का जो वाइब्रेशन आएगा वो किस में आएगा? एलएसएचएम में आएगा। तो उसी के अंदर हम लोग पढ़ने वाले। मैग्नेट वाला एएसएचएम में आएगा, इसको यहां पर पढ़ेंगे। आपको याद है ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया हुआ है मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर? नहीं, ये फॉर्मूला फिर से आने वाला है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, और इस फॉर्मूले पे बोर्ड में न्यूमेरिकल आ चुका है, रिसेंटली आ चुका है। समझ आ रहा है? ओके। फिर हम लोग बात करते हैं डैम्ड एसएचएम। डैम्ड, एक एलएसएचएम किया, लीनियर एसएचएम। दूसरा कौन सा? एएसएचएम, मतलब एंगुलर एसएचएम। और तीसरा हम लोग कौन सा करेंगे? डैम्ड एसएचएम। क्या होता है? ठीक है, जिसमें ऑसिलेशन धीमे धीमे मर जाएगा। ठीक है, अभी देखो यहां पर कैसे। अगर मैं क्या करूं बच्चों, एक रिजिड सपोर्ट लगा देता हूं, ये आपका रूफ है, यहां से आप एक स्प्रिंग लगा दो। क्या लगा दो? स्प्रिंग। ठीक है, इधर ध्यान देंगे सभी बच्चे। वो पीछे, तेरे पीछे ध्यान, इधर इधर थोड़ा सा इधर। आदिल, यहां पर आपने क्या कर दिया? एक प्लेट लगा दिया। ठीक है, और एक कंटेनर लेता हूं, इसके अंदर पानी भर देता हूं। क्या भर देता हूं? पानी। और भी कुछ भर सकते हैं आप, कोई लिक्विड भर सकते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो? अच्छा, आप इसको क्या करोगे? आप थोड़ा सा ऊपर खींच के या तो नीचे खींच के छोड़ दो उसको। क्या होगा बताइए? जब नीचे खींच के मैं इसको छोड़ूंगा, या मान लो ऊपर ही खींच के ऐसे छोड़ता हूं, तो ये जाएगा, और जैसे ही वाटर से टकराएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम। ठीक है, फिर वापस आ रहा होगा। समझ आ रहा है? पहले तो वाटर उसको रोकेगा, है ना? जब पानी में जबरदस्ती घुस जाएगा, फिर ऊपर आ रहा होगा, तो वापस से वाटर उसको रोकेगा। समझ आ रहा है? ओके।
तो इसमें क्या होगा, अगर मैं बिना पानी के करूं तो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता रहेगा, है ना। लेकिन जैसे ही पानी लगा के करूंगा तो क्या होगा, ये थोड़े ही सेकंड में क्या हो जाएगा, डैम्प हो जाएगा। मतलब इसका जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत तेजी से डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहले अगर मैं बिना पानी के करूं तो ऐसे 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 काफी देर तक वाइब्रेट करता रहेगा, लेकिन पानी लगाया हुआ है तो ये गया, टकराया, रिटर्न आया, उसके बाद खत्म। समझ आ रहा है, ये डैम कर दिया आपने इसको। क्या कर दिया, तो डैम्ड एसएचएम के बारे में पढ़ेंगे अपन। और उसके बाद फ्री एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन के बारे में बात करेंगे। फ्री और फोर्स्ड वाइब्रेशन, इसके कुछ एग्जांपल आपको बता देता हूं। जैसे आप गिटार देखा है आप लोग ने, है ना। अगर मैं उसको एक बार ऐसे, ठीक है, पकड़ के ऐसे छोड़ दूं तो वो वाइब्रेट करेगा अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ, जो भी उसकी लेंथ के हिसाब से फ्रीक्वेंसी आएगी वो क्या कहलाएगा, फ्री वाइब्रेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फ्री वाइब्रेशन कहलाएगा। अच्छा, अगर आप लोग ना एक एक्सपेरिमेंट करते हो, कौन सा पता है, सोनोमीटर। कौन सा करते हो, सोनोमीटर, किया भी होगा किसी ने, क्या, आवाज दो हमको। ये नाइफ एजेस है, एक लकड़ी का वुडन बॉक्स देखा होगा आपने, उसके ऊपर से ऐसे तार जाता है, ये ऐसे, है ना, यहाँ पर पुली लगा होता है और यहाँ पर आप लोड लटकाते हो, बराबर है। हाँ, 2.5 किलो, 3 किलो, 5 किलो, ठीक है। सनी देओल का हाथ लगा दिया तो 2.5 किलो, दोनों हाथ लगा दिए, ओके। तो सुनो, इसको आप किस तरीके से करते हैं, आपको याद है, पेपर राइटर रखते हो आप इसके ऊपर, है ना। और क्या करते हो, एक ट्यूनिंग फोक, ट्यूनिंग फोक क्या करते हो, बाजू वाले के टकले पे मारते हो, बाजू वाले टकले पे नहीं मारते, एक रबर पैड होता है, समझ आ रहा है, उस पर मारते हो और वो वाइब्रेट करने लगता है ऐसे। ट्यूनिंग फोक देखा है, नहीं देखा है आप लोग ने, ऐसे होता है, ऐसे होता है, मारा तो ऐसे वाइब्रेट करता है। हाँ, अच्छा, अब ये उठा के आप कहां रख देते हो, यहां पर, कहीं पर क्या होता है, ये तार के ऊपर ही रख देते हैं या तो बॉक्स के ऊपर रखते हैं, हाँ। तो आपको बॉक्स वाला शायद टीचर ने बताया होगा या तार के ऊपर रखने बताया होगा, बॉक्स वाला। तो बॉक्स पे जब आप इसको रखते हो तो वो फ्रीक्वेंसी इधर बॉक्स में आ जाती है, फ्रीक्वेंसी भी उसी फ्रीक्वेंसी से क्या होने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है। बॉक्स में और कौन है, तार है, तार भी उसी फ्रीक्वेंसी से क्या होने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है। नहीं आ रही बात समझ में। अच्छा, तार किसकी फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है, फोक की, बराबर से। अच्छा सुनो, एसएचएम क्या, पहले तो फुल फॉर्म याद कर लो सभी बच्चे, ठीक है। अभी आपको ये समझ आएगा क्योंकि आपने ऑसिलेटरी भी पढ़ चुके ऊपर, पीरियोडिक भी पढ़ चुके। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कहते हैं, ऑसिलेटरी पीरियोडिक मोशन। क्या समझा, ऑसिलेटरी समझा था, ऊपर क्या था, वाइब्रेटरी, मतलब ऑसिलेटरी ये होता है। वाइब्रेटरी मतलब क्या बोला था हमने, हाँ ठीक है, उसका मतलब ये है, लेकिन क्या पढ़ा था हमने डेफिनेशन, टू एंड फ्रो, शॉर्ट में बोलो, वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन टू एंड फ्रो करता है। क्या करता है, आगू पीछू करता है। अच्छा, उसी के साथ साथ जब ये आगे पीछे करता है तो एक रेगुलर टाइम के बाद अपने आप को रिपीट भी करता है, तो पीरियोडिक भी हो गया। समझ आ रहा है। अब एसएचएम किसको बोलते हैं, ऐसा वाइब्रेशन और जो ऑसिलेटरी हो, उसी के साथ साथ पीरियोडिक हो। देखो कैसे पढ़ रहे हैं, ऑसिलेटरी पीरियोडिक मोशन इन विच एवरी पार्टिकल ऑफ ऑसिलेशन, ऑसिलेटिंग बॉडी, जो बॉडी ऑसिलेट कर रही है, सारे उसके सारे पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन अलोंग अ सर्टन फिक्स पाथ इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। पॉइंट समझ आया, नहीं समझ आया, कोई भी बॉडी हो उसके सारे पार्टिकल, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, और एग्जांपल लेते हैं, ओके। ये हमने तार बांध दिया दो रिजिड सपोर्ट के बीच में और इसको ऐसे खींच के छोड़ दिया, ये क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, सही है। अच्छा, इसके इस तार के सारे पार्टिकल
सारे पार्टिकल जब आप नीचे खींचोगे तो ऐसे आ जाएंगे, ठीक है, जब ऊपर जाएगा तो ये ऐसे होगा, है ना। तो सारे पार्टिकल क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टू टू फ्रो, टू एंड फ्रो, आगू एंड, समझ आ रहा है। अब बोले सर इधर उप्पू और नीचू है, बात तो वही है रे भाई, ऊपर और नीचे, तो टू एंड फ्रो ही कहलाएगा। सारे पार्टिकल कर रहे हैं ना ऐसा, कि यहां जहां खींचा था सिर्फ वही वाला कर रहा है, बाजू वाला बोल रहा है जा मैं नहीं जाता, ऐसा हो रहा है, सारे कर रहे हैं ना। हाँ, आप सुनो, और ये जो बीच वाली पोजीशन है ना, जिसपे जब ये सारे पार्टिकल रेस्ट पर थे, इसको अपन बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं बच्चों, याद रखिए, मीन पोजीशन, बीच वाली पोजीशन है मीन, समझ आ रहा है। अच्छा, ये जो नीचे गया ये एक्सट्रीम, और ऊपर कहां तक मैक्सिमम जा सकता है वो भी क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन। फॉर एग्जांपल बच्चों, कोई चीज वाइब्रेट कर रही है, एक पार्टिकल है फॉर एग्जांपल, ये इसका मीन पोजीशन है, ये यहां तक जाता है, फिर यहां तक जाता है, वापस इधर आता है, और ये ऐसे चलता रहता है। ये बीच वाला पोजीशन कौन सा हो गया, ठीक है, ये इधर वाला और उधर वाला दोनों भी क्या कहलाएगा, एक्सट्रीम। एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे बात करूंगा तो पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे बात करूंगा तो नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली ड्रॉ करूं बच्चों, कोई एक पार्टिकल है जो इसका मीन पोजीशन ये है, ये मैक्सिमम यहां तक जाता है और यहां तक जाता है, ठीक है, ये इसका कौन सा पोजीशन होगा, मीन, और ये वाला कौन सा होगा बच्चों, एक्सट्रीम पोजीशन होगा। इतनी बात समझ में आई क्या, बोल दो, इतनी बात समझ आई। तो कोई पार्टिकल अगर वाइब्रेट कर रहा है, बीच वाला पोजीशन उसका कौन सा पोजीशन होगा, मीन पोजीशन होगा, और एक्सट्रीम कितने होंगे, दो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इतनी कहानी समझ आई, पूरी कहानी ये वाइब्रेशन के ऊपर ही है। अच्छा, आप आगे सुनो, ये डेफिनेशन आप याद कर लोगे एसएचएम की। अच्छा आप सुनो, अब एसएचएम जो है ना बच्चों, ये एलएसएचएम भी बन जाता है और एएसएचएम भी बन जाता है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन कब लीनियर वाला होगा और कब एंगुलर होगा, ये आपको ऐसा सवाल बनता है, व्हाट इज एसएचएम, और व्हेन इट बिकम्स, और व्हेन इट इज सेड टू बी एलएसएचएम और एएसएचएम। इसको कब एसएचएम को एल कहा जाएगा या ए कहा जाएगा, क्या बोला मैंने, सुनो, एसएचएम क्या है ये समझ गया आपको, ये वर्ड याद रखो जो डेफिनेशन स्टार्ट किया हमने, ऑसिलेटरी पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी भी होगा पीरियोडिक भी होगा, समझ आ रहा है, जिसमें सारे पार्टिकल बॉडी के क्या करेंगे, टू एंड फ्रो मोशन करेंगे अबाउट इट्स मेन पोजीशन, इनको बोलते हैं एसएचएम। अब एसएचएम को कुछ सिचुएशन में एलएसएचएम कहा जाएगा और कुछ सिचुएशन में क्या कहा जाएगा, तो कब कहा जाएगा, जब ऐसे सवाल आएगा तो ये एक्चुअल में एलएसएचएम का डेफिनेशन नहीं है, याद रखना, ये मैंने भले इसमें ऐसे लिखा हुआ है लेकिन इधर पे देखो क्वेश्चन लिखा है, व्हेन एसएचएम बिकम्स एलएसएचएम एंड एएसएचएम, क्वेश्चन मार्क डाला हुआ, कब, ये जब नहीं है, ये क्या है, कब एसएचएम जो है एलएसएचएम या एएसएचएम कहा जाता है या बन जाता है। इफ द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल इन एसएचएम इज स्ट्रेट लाइन, मतलब कोई पार्टिकल अगर वाइब्रेट कर रहा है, अगर वो स्ट्रेट लाइन है, कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, सीधा रास्ता है उसका, तो हम लोग उसको एलएसएचएम कहेंगे। क्या कहेंगे, अच्छा कोई एग्जांपल आपके समझ में आ रहा है डे टू डे लाइफ में जो आपने देखा हो, जो वाइब्रेट कैसा करता है, एक सिंगल लाइन में करता है, कोई एग्जांपल है, एग्जांपल सोचना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा। क्या, मोबाइल वाइब्रेट करती है, लिफ्ट, कौन सी लिफ्ट में बैठता है रे तू, हाँ लिफ्ट में बैठा है, 4 माला 1 माला 4 माला 1 माला, कौन सी लिफ्ट में बैठता है, कुछ भी, सिलाई करवाया हो कभी आप लोग ने, हाँ उसकी जो नीडल है, समझ आ रहा है, उसका मोशन वाइब्रेटरी, समझ आ रहा है, क्या हो गया वो, एलएसएचएम का एग्जाम, एक लाइन में करता है ये, ऐसा तो नहीं जाता ना, ऐसा कोई मशीन एक अलोंग द सेम लाइन करता है, बराबर के नहीं, तो दिस इज व्हाट, ए किसी के पास ऐसी मशीन तो नहीं है ना, कभी इधर से लाई मारता है कभी इधर, तो याद रखिएगा, मोशन ऑफ नीडल ऑफ स्विंग मशीन, जो स्टिच करने वाली मशीन होती है,
स्विंग मशीन। समझ में आ रहा है? ध्यान रखिएगा। अच्छा, तो ये उसका एग्जाम्पल हो गया। याद रखिए, अगर रास्ता कैसा हो, रास्ता अगर सीधा हो, स्ट्रेट लाइन हो, उसको हम लोग LSHM बोलेंगे। path followed by the particle in SHM is straight line. If the path followed by the particle in SHM is, then it is said to be, then SHM is said to be LSHM, linear simple harmonic motion. अच्छा, आगे सुनो, ASHM. If the path followed by particle in simple harmonic motion is an arc. कैसा रहेगा ये? अगर आर्क रहेगा, कैसा रहेगा? आर्क रहेगा। जैसे सुनो, मैग्नेट वाला एग्जांपल बताता हूं। ये हमारे पास कोई बार मैग्नेट है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैंने इसको क्या किया, ये ऐसे स्टेबल था अपनी पोजीशन पर, मीन पोजीशन पर, और मैंने उसको पोजीशन से थोड़ा सा ऐसे हटा दिया, ठीक है, तो ये क्या होगा, इस पर टॉर्क लगेगा और ये वापस उधर ही आना चाहेगा, लेकिन आते आते क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो ये रुकेगा नहीं, ये आगे भाग जाएगा, ठीक है। फिर जब अपनी लाइन से हट गया तो ये वापस से टॉर्क लगेगा, उसको वापस ले आएगा, लेकिन आते आते फिर से ये एक्सेलरेट हो जाएगा, और ये तो ऐसे कंटिन्यूअसली ऐसे ऐसे चलता रहेगा। अब देखो पार्टिकल फॉर एग्जांपल यहां पर है, अब इसका रास्ता कैसा है, ऐसे देखो, आपके सामने ऐसे रखता हूं, ठीक है, यहां से अगर ये ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, इसका रास्ता कैसे है, एक आर्क है। क्या है ये? एक आर्क है। आर्क समझ आता है क्या होता है? ध्यान रखिए बच्चों, अगर मेरे पास कोई बार मैग्नेट है और ये ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, देख रहे हो, ऐसे वाइब्रेट कर रहा है ये कंटिन्यूअसली, तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? आर्क है। समझ आ रहा है? ये क्या हो गया? ASHM हो गया। क्या हो गया ये? क्या बोलेंगे? इफ पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल इज एन आर्क, क्या है वो? आर्क है, तब इसको ASHM कहा जाएगा। और एग्जांपल मैंने कौन सा बताया आपको? बार मैग्नेट, ठीक है, वाइब्रेटिंग इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है। समझ गए? If the path followed by the particle in simple harmonic motion SHM is an arc, सर्कल का कोई आर्क होगा, it is said to be angular SHM. डेफिनेशन समझ आ रही है? यही सब याद करते जाओ, समझते जाओ, चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएगा। चलो, पीरियड ऑफ पीरियोडिक मोशन, या पीरियड यानी टाइम होता है बेसिकली। पीरियड क्या होता है बच्चों? कौन सा टाइम? कौन सा टाइम? सुनो, इसका एक दूसरा डेफिनेशन भी बताया मैंने। कोई भी ऑसिलेशन हो, ठीक है, मान लो एक पेंडुलम वाला बात कर लेते हैं, ठीक है, पेंडुलम वाला, यहां आपने क्या किया, यहां ले गए और छोड़ दिया इसको, ठीक है, तो जैसे ही आप छोड़ोगे तो ये इधर जाएगा और फिर वापस उधर आएगा, तो यहां से यहां जाने में कितना ऑसिलेशन हुआ पहले बताओ? एक वाइब्रेशन, एक ऑसिलेशन, एक ऑसिलेटरी मोशन हुआ, ठीक है। ये जो एक ऑसिलेशन है, इसमें टाइम कितना लगा? फॉर एग्जाम्पल 2 सेकेंड। समझा? टाइम कितना भी लग सकता है, 1 सेकेंड भी लग सकता है, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड लग सकता है। जितना टाइम लगेगा दैट इज टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। क्या बोलेंगे? या टाइम पीरियड ऑफ, वो पीरियोडिक मोशन है ना, रिपीट कर रहा है ना, तो पीरियड ऑफ पीरियोडिक मोशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बोल सकते हैं, पीरियड ऑफ पीरियोडिक मोशन बोल सकते हैं। तो व्हाट इज पीरियड? सिंबल याद रखो, इसका कैपिटल टी होता है। सिंबल क्या है इसका? कैपिटल टी। इसका एक और आसान डेफिनेशन भी है जो आप याद कर सकते हो, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन होने के लिए जितना वक्त लगेगा, जितना समय लगेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। समझ गए? नहीं समझे? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन और वाइब्रेशन इज कॉल्ड पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। और भी क्या बोल सकते हैं? स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल आफ्टर विच टू एंड फ्रो मोशन इज रिपीटेड। सबसे छोटा टाइम जिसके बाद टू एंड फ्रो मोशन वापस से रिपीट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसका एक वाइब्रेशन का टाइम कितना है? 2 सेकेंड है, तो ये यहां से गया और वापस आया, टाइम कितना लगा? 2 सेकेंड। उसके बाद वापस से वही मोशन रिपीट होगा ना, टू एंड फ्रो वाला। टू एंड फ्रो वाला होगा कि नहीं होगा? समझ गए कहानी? ओके।
तो ये डेफिनेशन आप ये वाला याद कर लीजिएगा, ये वाला ज्यादा आसान है, ये आपका टेक्स्ट बुक में और आपके नोट्स में दिया हुआ, ये वाला मैंने दिया हुआ, ठीक है, तो ये वाला याद कर लेना। अच्छा अब आगे सुनो बच्चों, टाइम पीरियड आपको समझ में आ गया क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इसी का उल्टा होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है टाइम पीरियड का? फ्रीक्वेंसी आप लोग ने बहुत मर्तबा सुना होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब नहीं मालूम होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी सुनो क्या होता है। पहली बात तो टाइम पीरियड का उल्टा है, ये बात ध्यान रखो आप। कैसे उल्टा है अभी इसका फील बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, इधर सुनो। यहां से आपने इसको छोड़ा, ये गया और वापस आया, एक ऑसिलेशन हुआ। एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, समझ गए? अच्छा फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मैं ऐसा, इसका बहुत फास्ट वाइब्रेशन हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, ये ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, फॉर एग्जाम्पल एक सेकंड में, कितने सेकंड में, एक सेकंड में ये 10 बार वाइब्रेट हो रहा है। कितने बार? 10 ऑसिलेशन हो गया एक सेकंड में, मान लीजिए 10 बार वाइब्रेट हो गया ये, तो ये 10 क्या होगा? फ्रीक्वेंसी होगा। अब आप बोलेंगे सर उल्टा कैसे है, इसका फील जरा बताइए। पहला वाला डेफिनेशन बताओ, मैंने क्या बोला था, एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगता है, एक ऑसिलेशन में जितना भी टाइम लगेगा दैट इज द टाइम पीरियड। अब मैं क्या कह रहा हूं, एक सेकंड में कितना वाइब्रेशन करेगा, कितना ऑसिलेशन करेगा, ये होता है फ्रीक्वेंसी। उल्टा नहीं बोल रहा हूं मैं, सोचो जरा, एक ऑसिलेशन में कितना टाइम, टाइम पीरियड, एक सेकंड में कितना ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी। आया समझ में? नहीं आया? एग्जाम्पल समझते हैं, रुको। अच्छा फॉर एग्जाम्पल बच्चों, टाइम पीरियड मैं मान लेता हूं ए 0.1 सेकेंड है, किसी वाइब्रेशन का टाइम पीरियड कितना है? 0.1 सेकेंड, सही है। मैं आपसे ये पूछता हूं 0.1 सेकेंड हुआ, एक ऑसिलेशन हो गया, जब एक सेकेंड होगा तो कितना कितना वाइब्रेशन होना चाहिए बताओ? 10। लॉजिक समझ आ रहा है आपको? एक ऑसिलेशन में, फैन स्लो करो, 0.1 सेकेंड, फिर से एक ऑसिलेशन होगा, फिर से 0.1 सेकेंड यानी 0.2, ऐसे करते करते 1 सेकेंड में कितने वाइब्रेशन होंगे? ये बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बताया मैंने? 1/T, 1/0.1, पॉइंट हटा, 0 बढ़ा, 10 आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ में? फील आ गया? आपने थोड़ी 1/T करके आंसर बताया था क्या मुझे? आपने लॉजिकली बताया ना कि 0.1 में एक वाइब्रेशन हो रहा है, फिर अगले 0.1 तो 0.2 में 2 वाइब्रेशन होगा, 0.3, 0.9, फिर 1.0 में 10 वाइब्रेशन होगा ना। और ये मैथमेटिकली कैसे आ रहा है देखो, 1/T करने पर भी तो 10 आ रहा है, अब समझ आया? तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है टाइम पीरियड का? उल्टा होता है, इसको बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ। अच्छा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, चैप्टर नंबर 1 में भी काम आता है, टाइम पीरियड का यूनिट तो मैंने, टाइम तो सेकंड है भाई, सेकंड इसका ऐसा यूनिट होता है, फ्रीक्वेंसी का क्या यूनिट होता है मालूम है सबको? नहीं मालूम है तो याद रखिए, हर्ट्ज। क्या होता है फ्रीक्वेंसी का यूनिट? ओके, तो 10 में क्या लिखूंगा? 10 हर्ट्ज लिखूंगा, HZ। अच्छा और क्या लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये टाइम का उल्टा है तो आप सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हो बच्चों। क्या लिख सकते हो? सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हो, याद रहेगा सभी बच्चों को? ये फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन देख लो, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन, क्या बोलेंगे? पर यूनिट टाइम, यानी यूनिट टाइम में कितने ऑसिलेशन होते हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने होते हैं, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इट्स एसआई यूनिट इज हर्ट्ज और सेकंड इनवर्स के। चलो नेक्स्ट। अच्छा एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में LSHM का डेफिनेशन पूछ चुका है आपको, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का डेफिनेशन पूछ चुका है, समझ आ रहा है? 1 मार्क के लिए आया था डेफिनेशन, 1 मार्क के लिए पूछा जाएगा आपको। अच्छा लेकिन कोई बड़े आंसर के साथ में था,
अकेला सिंपल डेफिनेशन नहीं था, आंसर्स के साथ में पूछा जाता है। अच्छा सुनो, LSHM इसका डेफिनेशन लेकिन आपको कब समझ आएगा, जब एक आंसर है यहां पर ये वाला जब आप समझ जाओगे तो आपको ये डेफिनेशन समझ आएगा LSH, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन है। ठीक है, तो अभी मैं इसको रीड नहीं कर रहा हूं, हम लोग वाला आंसर कर लेंगे, फिर बाद में वापस से इस डेफिनेशन पर आऊंगा, फिर देखते हैं अपने को समझने से कौन रोक सकता है। समझ आ रहा है? तो अभी इसको रीड नहीं कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट सुनो बच्चों, हार्मोनिक ऑसिलेशन क्या होता है? अगेन इज दैट ऑसिलेशन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सिंगल हार्मोनिक फंक्शन, जैसे कि साइन और कोसाइन। समझ आ रहा है? सिंगल, डबल नहीं होना, सम करके नहीं होना चाहिए। अगर साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी ऐसे सम करके या डिफरेंस करके, तो फिर वो सिंपल हार्मोनिक या हार्मोनिक नहीं होगा। सिंगल टर्म साइन का या तो कोसाइन का। तो अगर ऐसे लिखा हुआ है मतलब दिस इज हार्मोनिक मोशन। अब ये क्या है ये धीमे धीमे पता चलेगा, ये सब डिराइव करेंगे अपन। एक्स यहां पर डिस्प्लेसमेंट है, समझ आ रहा है? ए एम्पलीट्यूड है और साइन जो है वो थीटा का फंक्शन है यहां पर, ठीक है, या टी का फंक्शन बोल सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस। तो ऐसे साइन या कॉस के फंक्शन में लिखा जाएगा। ध्यान रखिएगा ये हार्मोनिक होते हैं। हार्मोनिक किसको कहते हैं? विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन टर्म्स, जिसको ऐसे मोशन जिनको हम साइन या कोसाइन के फॉर्म में लिख सके, उनकी इक्वेशंस, उनको क्या कहते हैं? हार्मोनिक कहते हैं। समझ आ रही बात? वही लिखा हुआ है यहां पर और। अच्छा, नॉन हार्मोनिक कौन होगा? और एक चीज याद रखो, सिंगल टर्म होना चाहिए। साइन प्लस कॉस रहेगा तो हाँ, तो नॉन हार्मोनिक हो जाएगा। याद रखिए, सिंगल टर्म बात कर रहे हैं। ये देखो, नॉन हार्मोनिक क्या है? नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन इज दैट ऑसिलेशन विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ सिंगल हार्मोनिक। सिंगल हार्मोनिक यानी सिर्फ साइन सिर्फ कॉस वाला टर्म नहीं होगा, प्लस में होगा, माइनस में होगा, आपस में, ठीक है, डबल आपको दिखाई दे रहे होंगे। हार्मोनिक फंक्शन आर सिंगल हार्मोनिक, इट मे बी कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर हार्मोनिक ऑसिलेशन। आपको दिखाई कैसे देखा? देखो ऐसे दिखाई, सच एस। अगर ये देख रहे हो, ये सब एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन शोज नॉन हार्मोनिक मोशन? तो यहां पर साइन कोसाइन वाले टर्म सम या डिफरेंस में दिख रहे होंगे आपको, वो नॉन हार्मोनिक होगा। अगर सिंगल सिंगल टर्म होगा तो हार्मोनिक होगा। समझ गए? अभी फिलहाल इतना ही समझना है आपने को, पहचानने आना चाहिए ये हार्मोनिक और ये नॉन हार्मोनिक, ठीक है। अच्छा, रीस्टोरिंग फोर्स, अगेन ये इसी का पार्ट है। तो ये वाला आंसर मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूं, इसमें क्या करने वाले हैं हम लोग, ये पूरा एक्सप्लेन करता हूं, फिर दो डेफिनेशन अपने को वापस आके समझना है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। आइए करते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स इन स्प्रिंग मास ऑसिलेटर। ठीक है, ऑसिलेटर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये ऑसिलेट करेगा। स्प्रिंग मास ऑसिलेटर क्या है? आपने ये दीवार है हमारे पास, रिजिड सपोर्ट बोलते हैं इसको, दीवार है, वॉल है, यहां से आपने एक स्प्रिंग लगा दी, ठीक है, उसमें लगा दिया एक मास। क्या लगा दिया? अच्छा, इधर पे क्या है बच्चों? आपका टेबल है। क्या है? टेबल, फ्रिक्शनलेस टेबल है, यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। अब फ्रिक्शन होगा भी तो आप उधर पाउडर लगाए, उसमें कैरम में नहीं डालते हो आप बोरिक पाउडर, एकदम फ्रिक्शन लेस कर देना उसको। समझ आ रहा है? अच्छा, अब आप क्या करोगे? सुनो, ये वाला जो है ना रिलैक्स पोजीशन है, ये देख रहे हो, स्प्रिंग में मास लगा हुआ है, एम बैठा हुआ है, आराम कर रहा है। एम यहां पर क्या कर रहा है? आराम कर रहा है। एम से किसका नाम आता है यहां पर? मास। एम से किसी का नाम आता है क्या, पूछ रहा हूं मैं? हाँ, मन्नान आया नहीं है, मन्नान बैठा है बीच में, रिलैक्स कर रहा है, स्प्रिंग लगा हुआ है। so, एम मतलब यहां पर मास है। हाँ, नहीं तो एग्जाम में मन्नान, लेट एम बी द मन्नान, एम मास है रे भाई। ओके, सुनो बात को, स्प्रिंग है और बीच में आपका मास लगा हुआ है, इससे अटैच्ड है, ये रिलैक्स पोजीशन पर है। कैसे पोजीशन पर है? अच्छा, आप इसको क्या करते हो? यहां खींचते हो ऐसे, तो मन्नान बैठा था, आराम से ऐसे खींचा, छोड़ दिया, क्या होएगा? इधर खींचा, ठीक है, उसके बाद छोड़ दिया, क्या होएगा आपको मालूम है? पहले तो आप ये फील करो, ये कहां जाएगा? अगर मैं इसको यहां से इधर पे खींच के छोड़ दूं तो जाएगा किधर? ये वापस पीछे जाएगा। इसका क्या मतलब है? सुनो, आपने इसको डिस्प्लेस किस डायरेक्शन में करवाया? यहां, ये मेन पोजीशन है, रिलैक्स पोजीशन, डिस्प्लेस यहां करवाया, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये, बोलो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या हो गया?
दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहां पर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एक्स से डिनोट कर रहे हैं। किससे डिनोट कर रहे हैं? एक्स। एक्स इज योर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, जब आपने इसको ऐसे खींचा तो फोर्स कहां लगेगा? फोर्स कहां लगेगा जो उसको वापस ले जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन में। आपने इसको ऐसे खींचा, स्प्रिंग के अंदर पीछे की तरफ फोर्स डेवलप हुआ जो उसको वापस अपनी जगह पे ले जाना चाहेगा। बोलो, नहीं ले जाना चाहेगा। अच्छा, यही फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स है। यही फोर्स कौन सा है? क्योंकि ये वाला फोर्स वापस चाहता है कि मन्ना ना जाए रिलैक्स पोजीशन पर। ये जो मास है वो किधर आ जाए? रिलैक्स पोजीशन पर आ जाए। समझ आ रहा है? लेकिन ये आएगा नहीं, अभी बताता हूं। जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, यहां पर इसको ऐसे करके छोड़ते हैं, ठीक है। अब ये देखो वापस जाने की तैयारी में ये जाएगा, जाते जाते इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। समझ आ रहा है? जाते जाते क्या हो जाएगा? ये एक्सेलरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोलो। अब एक्सेलरेट हो जाएगा, आते आते स्पीड बढ़ गई है, तो अब ये इधर रुकना चाहते तो रुकेगा, ये अंदर खसक जाएगा। समझ आ रहा है? अब अंदर खसक जाएगा तो ये कहानी हो गई। अच्छा, अब सुनो, सुनेंगे सभी बच्चे। डिस्प्लेस हमने यहां करा, रीस्टोरिंग फोर्स लगा पीछे की तरफ, ठीक है। अच्छा, जैसे हमने छोड़ा तो ये इधर आके अंदर की तरफ भाग जाएगा, दब जाएगा। ओके, अब मुझे बताओ ये डिस्प्लेस कहां हुआ? इधर। डिस्प्लेस कहां हुआ? अब स्प्रिंग क्या चाहेगी? स्प्रिंग क्या चाहेगी? वापस उधर फेंकना चाहेगी, दब गई है, ये कंप्रेस हो गई है। तो रीस्टोरिंग फोर्स उस तरफ लगेगा। कहां लगेगा? तो डिस्प्लेसमेंट अगर इधर आया है तो रीस्टोरिंग फोर्स, मतलब दोनों ही सिचुएशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट और रीस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन क्या है? समझ आई बात? डिस्प्लेसमेंट और रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा उनका डायरेक्शन क्या होगा? चाहे इधर देख लो चाहे इधर देख लो। अच्छा, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, ये जो बीच में लाइन ड्रॉ किया हुआ है ये मीन पोजीशन है इसका। क्या है ये? इधर पे रिलैक्स पोजीशन पे था, ये मीन पोजीशन है उसका। और यहां जो एक्सट्रीम एकदम गया वो एक्सट्रीम पोजीशन है। ये मैक्सिमम यहां तक, कहां तक गया है? ये। और यहां पर मैक्सिमम यहां तक गया है ना, तो दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन और दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन। ये पॉजिटिव वाला, वो क्या बोलेंगे आप? नेगेटिव वाला। और ये वाला कौन सा हो गया? मीन पोजीशन, जहां पर वो रिलैक्स फॉर्म में था। इतनी कहानी समझ आई? इंपॉर्टेंट बात, इस सिचुएशन में जो फोर्स लगा वो किसकी तरफ लगा? ठीक है, मीन की तरफ। ये देखो, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है। जो फोर्स लग रहा है वो क्या करना चाह रहा है? फोर्स का काम है उसको मीन पर लेकर आना। कहां लेकर आना? फोर्स का काम है उसको, इधर भाग गया चल मीन पे आ, उधर भाग गया चल मीन पे आ। इधर देख लो, फोर्स का डायरेक्शन अगेन किधर है? तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या करना चाहता है? उसको रिलैक्स पोजीशन पे लाना चाहता है, लेकिन आते आते भटक जाता है वो, उसकी स्पीड बढ़ जाती है, फिर भाग जाता है उधर। तो अब जब ऐसे करके छोड़ते हो तो ये उधर चला जाता है, मीन वाला रीस्टोरिंग फोर्स उसको मीन पे लाना चाहता है, लेकिन स्पीड बढ़ने के कारण उधर जब जाता है। फिर रिस्टोरिंग फोर्स को मीन पे लाना चाहता है, लेकिन स्पीड बढ़ने के कारण उधर भाग जाता है। तो कंटिन्यूअसली ये ऐसे ऐसे क्या करने लगता है? बोलो बोलो। वाइब्रेट करने लगता है। क्या करने लगता है? समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, अगर मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस करूं इसको अपनी जगह से थोड़ा सा अगर डिस्प्लेस करता हूं, तो जो रीस्टोर करेगा फोर्स, रीस्टोरिंग करने वाला फोर्स, वो ज्यादा होगा कि कम? बोलो बोलो। कम होगा। अगर मैं बहुत ज्यादा खींच देता हूं ऐसे, तो रीस्टोरिंग फोर्स भी क्या हो जाएगा? अच्छा, जब ये रिलेशन है, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा कराओगे, रीस्टोरिंग फोर्स भी ज्यादा होगा। रिलेशन क्या होगा इनके बीच में? डायरेक्ट या इनवर्स? ओके, तो आप ही ने बताया बच्चों के फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन क्या होगा? डायरेक्ट होगा। अच्छा, उसी के साथ साथ इनका डायरेक्शन क्या होता है? तो हम लोग इसीलिए एक माइनस साइन इंट्रोड्यूस करते हैं। इसका जो भी डायरेक्शन होगा उसका नेगेटिव होगा इसका डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव साइड है, तो पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा फोर्स का डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव साइड है, तो नेगेटिव का नेगेटिव यानी तो फोर्स का डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगा। और पॉजिटिव नेगेटिव समझ आ रहा है? दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। कैसे? एक्स एक्सिस होता है ना, इस तरफ क्या होता है और इस तरफ क्या होता है? समझ आ रहा है? तो डिस्प्लेसमेंट उस तरफ है, रिस्टोरिंग फोर्स इस तरफ। डिस्प्लेसमेंट इधर है तो रिस्टोरिंग फोर्स, दोनों हमेशा अपोजिटली डायरेक्टेड होते हैं। क्लियर है सबको? ओके। प्रोपोर्शनलिटी यहां पर जब हटता है, जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो क्या आता है? कांस्टेंट आता है। माइनस पहले लिख दिया, फिर के आ गया। ये के को क्या कहते हैं?
ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट बोलेंगे और फोर्स कांस्टेंट कहेंगे। क्या बोलेंगे? फोर्स कांस्टेंट। क्या बोलेंगे इसको बच्चों? ठीक है। और सिंपली अगर मैं बात करूं इन जनरल तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, लेकिन प्रोपोर्शनलिटी में भी कौन सा वाला है? फोर्स कांस्टेंट है। समझ गई कहानी? रीस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला याद कर लो, माइनस के एक्स। क्या फॉर्मूला है रीस्टोरिंग फोर्स का? समझ आ रहा है? कैपिटल एफ, इसको स्मॉल एफ भी समटाइम आप लिखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या फॉर्मूला है जल्दी से बताओ? माइनस के एक्स। अच्छा एक और बात, क्या आपको पता है फादर इज इक्वल टू माँ? अगर फादर की जगह माँ रख दूं, है ना, और एम को वहां अगर मैं बताऊं फादर का एक्स के साथ ये रिलेशन है, तो ए का भी तो यही होगा ना? नहीं आ रही बात समझ में? एक्सेलरेशन का क्या, मास तो यहां पर कांस्टेंट रहेगा बॉडी का, तो मास तो कांस्टेंट है ना, ए का भी सेम रिलेशन होगा। ए सुनो, तो डेफिनेशन में जब हम लोग फोर्स लिखते हैं तो और करके एक्सेलरेशन भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? समझ आ रहा है? रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स की जगह हम लोग एक्सेलरेशन भी बोलते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स भी एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एक्सेलरेशन भी एक्स के क्या होगा, और उसका डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगा। तो ये हो गई रीस्टोरिंग फोर्स की कहानी। अब सुनो, एलएसएचएम बात करते हैं और रीस्टोरिंग फोर्स दोनों बात करते हैं। एलएसएचएम, ये वाला डेफिनेशन आपको ध्यान रखना है, इसको अच्छे से याद करना है। LSHM is defined as लीनियर पीरियोडिक मोशन। ये क्या है हमारा LSHM? मतलब क्या है? लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन है ना, तो एक लीनियर पीरियोडिक मोशन है। पीरियोडिक मतलब जो अपने आप को रिपीट करे रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, इन विच, जिसके अंदर फोर्स या एक्सेलरेशन, समझ आया पॉइंट का मतलब? फोर्स या तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। मुझे बताओ, फोर्स हमेशा, सही है? अब याद करो, ऑब्जेक्ट मैंने उसको एम को यहां पर डिस्प्लेस किया था, फोर्स कहां लगा था? जब उधर गया था। तो फोर्स का डायरेक्शन हमेशा मीन की तरफ होता है। फोर्स का डायरेक्शन हमेशा कहां होता है? मीन की तरफ होता है। अच्छा, जहां फोर्स का डायरेक्शन होगा वहीं एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन होगा। तो चाहे फोर्स हो चाहे एक्सेलरेशन, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स दी मीन पोजीशन। ठीक है, ये भी बात मैं बता चुका हूं। अच्छा, इसका जो मैग्नीट्यूड है, वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है यानी एफ, इट्स मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्प्लेसमेंट के क्या होता है? डायरेक्टली आप डायरेक्टली लिखो या सिंपली प्रोपोर्शनल टू भी लिखोगे तब भी चल जाएगा। प्रोपोर्शनल लिखते हैं मतलब डायरेक्टली बात कर रहे हैं आप, या बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। देखो ये एलएसएचएम याद करने की कोशिश करो, इसका डेफिनेशन समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम लोग? एलएसएचएम क्या है? एक लीनियर पीरियोडिक मोशन है जिसके अंदर इन विच फोर्स और करके बोलना है, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स दी, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोले या सिंपली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट भी मीन पोजीशन से मेजर किया जाता है। ठीक है, देखो ये याद हुआ कि नहीं? समझ में भी आ गया होगा क्योंकि हमने वाला टॉपिक लगा लिया अभी। अच्छा, रीस्टोरिंग फोर्स भी समझ में आएगा आपको अभी। द फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल या ऑब्जेक्ट टू ब्रिंग इट बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। कहां लेकर आने के लिए? ओरिजिनल पोजीशन या मीन पोजीशन पर। मीन पोजीशन पे लाने वाला फोर्स कौन सा फोर्स होता है? रीस्टोरिंग फोर्स। आप इसकी जगह मीन पोजीशन पे लिख सकते हो। ये रेस्ट पे था ना, रिलैक्स पोजीशन पे, वो उसका ओरिजिनल पोजीशन था, वही उसका मीन पोजीशन था। क्लियर है सबको? समझ आ रहा है? तो ये सब याद करना है आपको। हाँ, अच्छा, अब ये पूरी कहानी बात कर लिया हमने। ये आंसर आपका 3 मार्क का आंसर बनेगा, 3 से 4 मार्क का। ठीक है, डायग्राम भी आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत है यहां तक समझने में? ये वाला स्ट्रेच्ड स्टेट है, रिलैक्स्ड वाला, और ये वाला क्या है? कॉम्प्रेस्ड। दब गया है ना तो कॉम्प्रेस्ड, खिंच गया है तो स्ट्रेच्ड। रिलैक्स पोजीशन पे आराम फरमा रहा है, रिलैक्स स्टेट। समझ आ रहा है? अच्छा, पॉइंट देखिए बच्चों। ठीक है, पॉइंट देखिए। कंसीडर
एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक लिया हमने, रेक्टेंगल शेप का, कैसा? तो रेक्टेंगुलर ब्लॉक प्लेस्ड ऑन स्मूथ, स्मूथ सरफेस है, ठीक है, चिकना है, क्या रे चिकने, स्मूथ है, कैसा है सरफेस, कैसा है, स्मूथ है, बोला फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, वन एंड ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग का एक एंड कहां लगा हुआ है बच्चों, अटैच टू द रिजिड वॉल, ये जो वॉल है उसको लगा हुआ है, दूसरा एंड कहां लगा हुआ है, ब्लॉक में, स्प्रिंग है उसका एक एंड वॉल को लगाया हुआ, दूसरा वाला किधर लगा हुआ है, ब्लॉक को, रिजिड वॉल एंड अदर एंड टू द ब्लॉक, खुद से लिख सकते हो ये पॉइंट। एक आपको रेक्टेंगुलर ब्लॉक कंसीडर करना है, समझ आ रहा है, कहां पर, ऑन स्मूथ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल, समझ आ रहा है, और स्प्रिंग का एक एंड किधर कनेक्ट करना है, रिजिड वॉल में, और दूसरा वाला ब्लॉक में, समझ आ गया, खुद से इसको लिख लेने का। अच्छा, ब्लॉक, इसका मास क्या लिया हुआ है हमने, m, पुल टुवर्ड्स द राइट, ठीक है, राइट की तरफ आप खींचते हैं और छोड़ देते हैं, एंड रिलीज्ड, पुल टुवर्ड्स राइट एंड रिलीज्ड, ऐसे क्या होगा, द ब्लॉक विल बिगिन इट्स टू एंड फ्रो मोशन ऑन ईदर साइड ऑफ इट्स इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ये वाला पोजीशन था बीच वाला, आपने इसको ऐसे खींच के छोड़ा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन और मीन पोजीशन, समझ आ रहा है, ओके। ये पॉइंट समझो। अगर ब्लॉक को डिस्प्लेस टुवर्ड्स राइट, मतलब आपने राइट में डिस्प्लेस किया, फोर्स कहां लगेगा, लेफ्ट में, क्या पढ़ा, क्या पढ़ो, फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग, स्प्रिंग फोर्स लगाएगी इसके ऊपर मीन पे लाने के लिए, रिस्टोरिंग फोर्स जिसको अपन बोलते हैं, इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, डिस्प्लेसमेंट राइट में हुआ, फोर्स लेफ्ट में लगेगा, कितना आसान पॉइंट है, बराबर है। अच्छा, अगर मान लीजिए आपने उसको यहां डिस्प्लेस करा लेफ्ट में, ऐसे, रीडर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अगर मैंने इसको कंप्रेस कर दिया ऐसे, डिस्प्लेस इधर किया, रिस्टोरिंग फोर्स कहां लगेगा, तो ये वाला पॉइंट इसके सिमिलर ही है, देख लो, इफ द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स लेफ्ट, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स राइट, लिख सकते हो, इतना आसान पॉइंट है एकदम, खुद से लिख सकते हो पूरा। अच्छा, इस फोर्स को ही क्या कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, जो उसको मीन पोजीशन पे लेके आना चाह रहा है, दिस फोर्स इज called restoring force and it is proportional to displacement but its direction is opposite to the displacement, ये पॉइंट भी समझ में आ रहा होगा एकदम अच्छे से, सही है। अच्छा, अब मान लीजिए x मेरा डिस्प्लेसमेंट है और f आपका क्या है बच्चों, रिस्टोरिंग फोर्स है, तो रिलेशन ऐसी बनेगा, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, माइनस क्यों आ रहा है, डायरेक्शन अपोजिट है, माइनस क्यों आ रहा है, डायरेक्शन अपोजिट है। अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी हटेगा और क्या आएगा, इक्वल आएगा और कांस्टेंट आएगा, तो इक्वल और के आ गया, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, ये आगे भी काम आएगा अपने को, F इज इक्वल टू, बोलो सभी बच्चों को याद होना चाहिए ये। अच्छा, नेगेटिव साइन आपको क्या इंडिकेट कर रहा है कि दोनों का डायरेक्शन खत्म हो गया, कितने 7 पॉइंट में आपने पूरा आंसर कर दिया इसको, स्प्रिंग मास ऑसिलेटर आपने विद डायग्राम, समझ गए। मैंने इसको काफी शॉर्ट किया हुआ है, अगर आप डाइजेस्ट से भी आंसर याद करोगे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे वहां पर, लेकिन मैंने जो अननेसेसरी जो पॉइंट्स थे उसको एलिमिनेट कर दिया, इसको याद करने का नोट्स आपके लिए बना रहा हूं मैं, ऐसे ही याद करना, ठीक है, पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा आपका। हाँ, डायग्राम बनाना है, 3 डायग्राम है, 3 स्टेट बनाना है। चलो, ए बोर्ड का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक डेरिवेटिव वाला इक्वेशन बात करना है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई मर्तबा बोर्ड में आ चुका है, ठीक है। तो आइए इसको करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है पूरा याद हो जाएगा अभी आपको। सबसे पहले एक काम करो, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है, यही है, ये रिलेशन पढ़ा है नहीं पढ़ाया आपने, तो आप ऐसे खुद से लिख सकते हो कि इन LSHM force is directed towards the mean position and its magnitude is directly proportional to displacement of the body from mean position, ये वाला स्टेटमेंट पहले ही याद कर चुके होंगे आप, डेफिनेशन पढ़ा होगा ना जब LSHM का, तो वहीं पर मिलेगा पूरा है, सेम टू सेम। F अगर ये नहीं लिखना है बच्चों, डायरेक्टली लिख सकते हो, इन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा डेरिवेशन में थियरी लिखोगे तो अच्छा होगा आपके, समझ आ रहा है, मार्क्स नहीं कटेंगे। ओके, प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो क्या आएगा बताओ, F इज इक्वल टू, नहीं माइनस पहले से, इक्वल आया और के आया, इक्वल आया और, अच्छा मैंने आपको बताया फादर इज इक्वल टू, ओके, F की जगह पर क्या लिखा, MA, समझ आया इतना।
अच्छा उसके बाद क्या करना बच्चों, क्या आपको ये रिलेशन पता है, चैप्टर नंबर 1 में भी बताया मैंने। ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, कौन है, बोलो बोलो। एस की जगह यहां पर एक्स इस्तेमाल कर रहे हैं अपन, जैसे एस लिया करते हैं ना अपन। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं विद रिस्पेक्ट टू टी, क्या मिलेगा, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है बताओ ना, वेलोसिटी होता है। तो डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव इंस्टेंटेनियस बात करते हैं अपन, इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। तो dx बाई dt कौन होता है, वेलोसिटी होता है। अच्छा अगर वेलोसिटी का डेरिवेटिव लूंगा, समझ आ रहा है, विद रिस्पेक्ट टू टी, तो मिलेगा एसेलरेशन। अभी मैथ्स वाले आगे सीखो भी, जब आप डिफरेंशिएशन आपका कंप्लीट होगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जब चलेगा, तो उसमें आपको ये फिजिक्स की सारी चीजें पता चलेंगी। ठीक है, अभी सुनो, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एसेलरेशन कौन होता है, वेलोसिटी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ गए, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब इतना टर्म आ जाता है ये। अच्छा आप आगे की कहानी सुनो, ये v क्या है, dx बाई dt। तो यहां पर मैंने d बाई dt ऐसे लिखा हुआ है। v की जगह बच्चों अगर मैं लिख दूं, बताओ क्या हो जाएगा ये, d इंटू डी डी स्क्वायर एक्स डी टी डी टी स्क्वायर। बोलो क्लियर है सभी बच्चों को। इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन इज द डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नहीं समझा, डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर देख रहे हो, दिस इज डबल डेरिवेटिव, दो बार डेरिवेटिव। कितने बार डेरिवेटिव, तो व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन होगा, एक्सेलरेशन इज द डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। व्हाट इज एक्सेलरेशन, डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू। इक्वेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ये भी लिख सकते हैं आप, वेलोसिटी में सिर्फ सिंगल डेरिवेटिव होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, डबल डेरिवेटिव। बोलो याद हुआ कि नहीं याद हुआ, सभी बच्चे सीधा बैठेंगे, सीधा एनर्जी के साथ में, ठीक है, सोने के नहीं इधर पे। मैं लिखवा इसलिए नहीं रहा हूं ताकि अपना टाइम बचे, फटाफट चैप्टर खत्म हो। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में ज्यादा टाइम लगना चाहिए, ना कि लिखने के इसके अंदर। समझ आ रहा है, ओके। सुनेंगे सभी बच्चे, फादर की जगह मैंने मां लिख दिया, एफ की जगह क्या लिखा, एम ए की जगह देखो जरा गौर से क्या लिखा मैंने, ये इधर बताया ना, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। सब्स्टिट्यूशन याद रहेगा, बस वही करते जाना है आपको। अच्छा ये एम इसके साथ क्या कर रहा है यहां पर, मल्टीप्लाई, इधर जाके क्या करेगा, तो ये एम देखो एरो करके बताया। अच्छा एग्जाम में आप लोग ये सब मत बताना, ये समझाने के लिए मैंने ऐसे करके एरो वगैरह बनाया है। हाँ, हर चीज जो मैं यहाँ पर लिखता हूँ नोट्स के अंदर, वो सब आपको एग्जाम में नहीं लिखना होता है, ये समझने के लिए सिर्फ। तो एम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ डिवाइड करेगा, के बाय एम एक्स हो जाएगा, सही है, के बाय एम इंटू एक्स। अच्छा ये पूरे टर्म नेगेटिव है ना, इसको अगर मैं यहां लेकर आ जाऊं तो प्लस हो जाएगा, तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के बाय एम एक्स इज इक्वल टू वॉट, 0। इतना एक्सप्रेशन समझ आया, बस लगभग आ ही गया, लगभग हमारा कंप्लीट होना गया। अब ठीक है, अब आपको एक और फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो के बाय एम होता है ना, एक्चुअल में फोर्स कांस्टेंट, एक्चुअल में हमारे पास ओमेगा का फॉर्मूला होता है ये, क्या होता है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको, या एंगुलर वेलोसिटी बोला जाता है। समझ आ रहा है, वाइब्रेशन वाले में एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहा जाता है इसको। तो इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट के बाय एम। क्या होता है, के कौन है बताओ, फोर्स कांस्टेंट, एम कौन है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, और उसका स्क्वायर रूट करते हैं, रेशो का स्क्वायर रूट, तो आपको ओमेगा मिल जाता है। ये रूट इधर आया तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, तो इसकी जगह पर आप क्या रख दोगे, ओमेगा स्क्वायर रख दोगे। आपका ये जो इक्वेशन देख रहे हो, इसी को डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का कौन सा इक्वेशन, डिफरेंशियल, यानी डेरिवेटिव वाला इक्वेशन। समझ गए। अब इस इक्वेशन को डायरेक्ट याद कर लीजिए पहले तो, क्योंकि इसके आगे के डेरिवेशन इसी से शुरू होंगे। समझ आ रहा है, तो उस डेरिवेशन के लिए मुझे ये वाला याद करना पड़ेगा। तो आप हर एक डेरिवेशन में जो आप निकालते जा रहे हो उसको याद करते जाना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर
प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। बोलो जल्दी से, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। आया कैसे, क्या इसको रिकॉल कर सकते हो आप? हमारे पास पहले इक्वेशन होना चाहिए रिस्टोरिंग फोर्स का, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स या प्रोपोर्शनल टू माइनस के एक्स, इक्वल प्रोपोर्शनलिटी रहेगा, इक्वल और माइनस के एक्स आएगा। ठीक है, स्टेप जरा रिकॉल करने की कोशिश करो। F की जगह क्या लिखूंगा, MA। समझ आ रहा है, लेफ्ट में ही सिर्फ ध्यान देते जाओ, राइट वाला तो सॉल्व हो जाएगा। A की जगह क्या लिखोगे, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स बाय M को वहां भेज देंगे, K बाय M माइनस K बाय M एक्स, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, उधर क्या बचेगा, K बाय M की जगह क्या लिखूंगा। हो गया, 2 मार्क के लिए, बोर्ड में कई मर्तबा आया है। ठीक है, इस बार भी पूछ सकता है आपको। सवाल क्या पूछेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव करो, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ LSHM। अभी आपके एग्जाम अगर ये चैप्टर आ रहा होगा, आपके कॉलेज के एग्जाम में भी आपको ये देखने को मिलेगा। समझ आ रहा है, आसान डेरिवेशन है, सिंगल एक ही स्टेप में पूरा सॉल्व करके दे दिया है मैंने। सभी बच्चे डिफरेंशियल इक्वेशन याद करेंगे, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। पूरा स्टेप्स बता दिया, सबको याद हो गया कि नहीं याद हो गया? ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल आप देख रहे हो यहां पर। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन से आपको 3 चीजें निकालनी है। कितनी चीज निकालनी है, एक डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, किसका इक्वेशन, दूसरा वेलोसिटी का इक्वेशन, किसका, तीसरा एक्सेलरेशन। लेकिन एक्चुअल में इसमें पहले निकलेगा एक्सेलरेशन, फिर निकलेगा वेलोसिटी और लास्ट में निकलेगा डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ये तीनों मिलाकर एक बहुत बड़ा डेरिवेशन हो जाता है। एग्जाम में आपको तीनों एक साथ नहीं पूछता है, आपको एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक साथ पूछ लेगा और डिस्प्लेसमेंट को अलग से पूछेगा। तो ये दोनों को एक साथ पूछेगा तो 3 मार्क के लिए, डिस्प्लेसमेंट को अलग से पूछेगा तो 2 मार्क्स के लिए पूछेगा। समझ आ रहा है? और पूरा डेरिवेशन अगर मैथमेटिकल स्टेप आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, कभी कोई दिक्कत होती है वीडियोस देख लो और उसको वापस से दोहरा लो। ठीक है, बहुत आसानी से हो जाएगा। आइए बात करते हैं, सवाल क्या पूछ रहा है, यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने निकाला उसी का इस्तेमाल करना है। तो डायरेक्ट याद भी तो होना चाहिए ना, तो इसलिए बोला कि उसको याद कर लो। सबको याद हुआ है कि नहीं इक्वेशन, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, उसका इस्तेमाल करेंगे, उसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, आइए इसको करते हैं। ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी इन एसएचएम एंड एक्सेलरेशन इन एसएचएम, मतलब आपको वेलोसिटी निकालना है और क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। और दूसरा सवाल क्या पूछता है, स्टेट डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन लिखो, डिराइव नहीं करो। क्या बोला उसने, सवाल समझो, डिराइव डिफरेंशियल इक्वेशन तो ऊपर वाला सवाल है, स्टेट डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन सीधा सीधा उठा के लिखो। ये चीज समझ नहीं आ रही कुछ लोग को, देखा मैंने। समझ आ रहा है, डिराइव करने बोला तो सिर्फ फॉर्मूला लिख दिया डायरेक्टली, समझ आ रहा है, और स्टेट करने बोला तो डिराइव करते बैठे हो। तो ऐसा नहीं करना है, जैसा सवाल वैसा जवाब होना चाहिए आपका। तो अगेन एक्सेलरेशन और क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। चलो आंसर शुरू करते हैं बच्चों। फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक, ऐसे लिख देने का। ये इक्वेशन सबको याद है? ओके, सबसे पहला मेरा काम होगा एक्सेलरेशन निकालना। क्या निकालना, आपको सबसे पहले इसमें एक्सेलरेशन ही मिलेगा, फिर वेलोसिटी मिलेगा, फिर डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, इस बात को ध्यान रखना। ओमेगा स्क्वायर एक्स को यहां भेज दो बच्चों, क्या हो जाएगा, अच्छा ये डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर बचा यहां पर। अब ध्यान दीजिएगा, ये सब एरो अभी मत देखो, वो आगे के लिए। डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर एक्स क्या एक्सेलरेशन नहीं होता है, पहला एक्सप्रेशन हो गया। ए इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, हो गया। ए इज इक्वल टू क्या आया बोलो, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्लियर है यहां तक सभी बच्चों को? अच्छा, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन इन, ऐसे लिखा तो ठीक, तो भी ठीक है, या सिर्फ बॉक्स बना दिया तब भी चलेगा। अच्छा नेक्स्ट, वेलोसिटी वाले में थोड़ा सा स्टेप ज्यादा है, समझ आ रहा है, और उसमें कुछ के अंदर कुछ स्टेप है जो आपको समझ नहीं आएंगे, उसको ध्यान रखना। ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी, अगर मुझे वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालना है, मैंने क्या किया देखो, दोबारा ये वाला उठाया और ये लिख दिया। तो मैंने ये वाला एरो क्यों बनाया हुआ है ऐसे, क्योंकि ये वाला स्टेप दोबारा लिखना है मुझे।
तो ऊपर से ये वाला स्टेप वापस लिखो, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, माइनस ओमेगा स्क्वायर। लिखा है इसको दोबारा? अच्छा, आगे सुनेंगे। डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर को क्या ऐसे लिखा जा सकता है बोलो? डबल डेरिवेटिव याद आ रहा है? मैंने ये स्टेप इससे पहले समझाया था जब। तो डी स्क्वायर है ना, 2 बार डी टी कर दो, डी टी स्क्वायर है ना 2 बार डी टी डी टी कर दो, और ये x एक ही बार रहेगा। ऐसे समझ आ गया? तो डी बाई डी टी, फिर उसके अंदर डी एक्स बाई डी टी। अच्छा, बताओ डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम कौन होता है? ओके, तो ये वाले टर्म की जगह पर आपने क्या लिख दिया? क्या इतना समझ आया? क्या स्टेप किया हमने? क्या स्टेप किया? डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर को ओपन करके लिख दिया, डी बाई डी टी, फिर ब्रैकेट के अंदर डी एक्स बाई डी टी। फिर अंदर वाला टर्म कौन होता है? वेलोसिटी होता है। उसकी जगह क्या कर दिया? मतलब कौन हो गया? डी वी बाई डी टी हो गया। कौन हो गया ये स्टेप बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहां पर गड़बड़ करते हैं आप। ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सॉल्व करते वक्त बार बार ध्यान देना है यहां पर क्या कर रहे हैं हम लोग। ये मेरे पास डीवी है और ये कौन है? तो आपको क्या करना है बच्चों? डीवी और dt, डीवी और dt ऐसे कर देना। मतलब डीवी इधर है और ये dt इधर है। देख लो क्या किया हमने, देख रहे हो? डीवी अपॉन dt था, या मान लो धड़ और पैर बात कर लेते हैं, ठीक है? तो आपको क्या करना है? अलग कर लेना है ऐसे, इसके अपॉन में छोड़ दो और इसके ऊपर छोड़ दो। तो हमने क्या किया, देखो ये डीवी है और ये dt ऐसे कर लिया, ठीक है? अच्छा, अब इसके बाद एक करेंगे जबरदस्ती स्टेप। कौन सा स्टेप? अच्छा, इधर देखो क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जबरदस्ती करना है तो आपको याद रखना पड़ेगा। कंटिन्यूएशन में स्टेप्स नहीं है कि आप सॉल्व करते जाओगे होता चला जाएगा, आपको इसको यहां पर करना पड़ेगा जबरदस्ती। तो dx आपने लेकर आया यहां पर, ला सकते हैं ना भाई, कट करा तो वापस यही मिलेगा कि नहीं? कट नहीं करने का, लेकिन लाया काय को है, बराबर ना? अच्छा, जबरदस्ती तो लाया है, लेकिन वापस से कट कर दोगे तो मतलब क्या है? अच्छा, ऐसे करने से क्या फायदा होगा? ये वाला टर्म क्या बन जाएगा बताओ? ये v बन जाएगा, और ये साथ में कौन है? dv। ये जो या bv dv, ये बन गया है v, ये है dv, और इसके नीचे कौन है? अच्छा, ये dx को x के साथ भेज दो ना, v dv। थोड़ा सा देखो, इंटीग्रेशन में आपको पता है क्या टर्म होता है? इंटीग्रेशन x dx ऐसे होता है ना। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे ना इसको इंटीग्रेट करना था। क्या करना था? और इंटीग्रेशन में सिर्फ मेरे पास क्या होता? अगर मैं इंटीग्रेट करता तो डीवी होता, सिर्फ कौन होता? डीवी। लेकिन मुझे चाहिए क्या? वी डीवी। क्या चाहिए? और ये जो टाइम वाला टर्म देख रहे हो ना आप, इसको अगर मैं इधर भेजूंगा तो इधर कोई टाइम वाला टर्म नहीं है, यहां कौन है? एक्स वाला टर्म है। तो टाइम को हमने एक्स में कन्वर्ट कर दिया। अगर आप देखोगे तो टाइम वाला टर्म गायब हो गया, इधर से dt गायब हो गया। देख रहे हो कौन आया नीचे? तो x के बाजू में dx, dv के बाजू में v, ऐसा हो गया। ओके, आगे सुनो। तो हमने ये जो जबरदस्ती स्टेप किया उससे ये फायदा हुआ हमको। लेफ्ट में क्या बचा? v dv, राइट में क्या बचा? माइनस ओमेगा स्क्वायर x dx। आगे क्या करते हैं? अब इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे? तो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। इंटीग्रेशन मतलब ऐसे, समझ आ रहा है? ले लिया दोनों तरफ। अच्छा, इंटीग्रेशन अभी आप लोग ने किया नहीं होगा ना, लेकिन फिजिक्स में थोड़ा इंटीग्रेशन सीखा होगा। नहीं भी सीखा होगा तो मैं यहां बता देता हूं आपको। सुनो, इंटीग्रेशन बहुत बड़ा चैप्टर है आपका, लेकिन जो जरूरी फॉर्मूला है जो फिजिक्स में अपने को काम आता है वो आप कर लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन, साथ में dx, इसका फॉर्मूला होता है एक्स रेस टू, ये जो पावर होगा ना उसमें +1, और ये पूरे से डिवाइड करेंगे n+1। और अगर ये यहां पर कोई लिमिट नहीं है, मतलब कहां से कहां इंटीग्रेट कर रहे हो, समझ आ रहा है? इसको हम लोग बोलते हैं इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, मतलब इसमें कोई लिमिट नहीं है कहां से कहां इंटीग्रेट कर रहे हो आप। तो +c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है। क्या आता है? +c। इस फॉर्मूले को याद रखोगे सभी बच्चे। क्या फॉर्मूला है? मैंने इधर लिखा नहीं है, इसमें डेरिवेशन में नहीं लिखा हुआ है, उसको डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x raised to n dx, फॉर्मूला बताएंगे x raised to n+1 डिवाइड बाय n+1
प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कब आता है? जब इंटीग्रेशन में कोई लिमिट यानी इनडेफिनाइट हो। अगर यहाँ कुछ लिमिट होगी तो सी नहीं आता है। ये दोनों जब हम लोग आप सॉल्व करोगे तो सीखोगे, माइनस करते हैं सी कैंसिल हो जाता है कांस्टेंट वाला टर्म। अच्छा, अब मुझे बताओ उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आपको ये कुछ दिखाई दे रहा है? इंटीग्रेशन v रेज टू 1 dv, x की जगह v है। कैसे ओपन होगा, कैसे इसको क्या नाम है फॉर्मूला लगाओगे आप? v रेज टू ये 1 है ना, तो 1 + 1 डिवाइड में 1 + 1 कितना हो जाएगा बच्चों? 2। बोलो समझ आया? अब x नहीं है वहां पर v है, तो v² डिवाइड बाय, बोलो क्लियर? ये समझ आया स्टेप? अच्छा, अभी मैंने एक साथ ही, जब आप बहुत सारे इंटीग्रेशन होते हैं ना, तो एक बार आप इंटीग्रेशन लिखते हो और एक ही साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखते हो, हर एक के लिए नहीं लिखते बैठते हो। तो इसको कर लिया, इधर पे कर लेते हैं। -ω² अपना कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा बच्चों। इंटीग्रेशन क्या बचेगा? x⁻1 dx। इसका क्या होगा आंसर? x²/2। तो ये इसके साथ कुछ नहीं हुआ, इसको ω³ डिवाइड बाय 3 मत कर देना। हाँ, ये इंटीग्रेशन चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, तो वेरिएबल कौन होगा? x। उसके अलावा जो टर्म है इंटीग्रेशन के कहां चला जाएगा? बाहर। सुनना बता रहा हूं, जब बहुत सारे इंटीग्रेशन होते हैं ना, तो सबका इंटीग्रेशन लिख के एक बार लिखते हैं प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। समझे? ओके, तो हमने ये इंटीग्रेशन लिखा, इसका इंटीग्रेशन लिखा, इसका लिखा, फिर जब इंटीग्रेशन सबका ले चुके तो प्लस सी क्या बोलेंगे? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इतनी कहानी समझ आई? -ω² बाहर, x⁻1 का x⁻1 + 1 डिवाइड बाय 1 + 1 यानी x²/2। बोलो इतना समझ आया? क्या इक्वेशन बना? v²/2 इज इक्वल टू -ω² x²/2 प्लस सी कांस्टेंट ऑफ। अच्छा, ये जो कांस्टेंट वाला इक्वेशन है ना, इसको नंबर 1 दे देना। क्या दे देना? क्योंकि इसको आगे चल के अपने को यूज करना है। ठीक है, कैसे यूज करना है? मुझे ये सी फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? सी की वैल्यू आपको ढूंढना है, वापस से उठाना है, इसमें पुट करना है। सी की वैल्यू ढूंढना है और वापस से वो वैल्यू उठा के इसमें पुट करना है, इसलिए इसको नंबर दे दे रहा हूं, ताकि हम लोग बोलेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन नंबर 1, इसलिए इसको नंबर दे देना आपको। आगे बढ़ते हैं। एट एक्सट्रीम पोजीशन। अच्छा, आप ये समझ लीजिए ये वाली बात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर थोड़ा सा मैं डायग्राम बना देता हूं। ए दिस इज योर एमपी, दिस इज योर ईपी। ईपी बताओ क्या मतलब है? ईपी मतलब क्या, एमपी मतलब क्या? मीन पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम, मीन, एक्सट्रीम। अच्छा सुनिए, मीन से मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, मतलब एकदम ज्यादा से दूर कहां जा सकता है? एक्सट्रीम पर जा सकता है। तो मीन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको कहते हैं बच्चों एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। ये वाला भी ए होगा, वो भी ए होगा। बताओ, मीन से एक्सट्रीम का डिस्टेंस कितना होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। क्या बोलेंगे जल्दी बोलो? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, सबसे ज्यादा जो डिस्प्लेसमेंट होगा मीन से, वो एम्पलीट्यूड होता है। वो क्या होता है? तो मतलब यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ए यानी एम्पलीट्यूड। अच्छा, अगर मैं इधर पे एक्सिस बना दूं ऐसे, तो ये वाला एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में इस तरफ आपका क्या लिया जाता है? पॉजिटिव, और इस तरफ क्या लिया जाता है? तो आपका ये हो जाएगा प्लस ए और ये क्या हो जाएगा? इतनी कहानी समझ आई? कोई पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है। एक्सट्रीम लेफ्ट वाला, ये वाला एक्सट्रीम में गया तो प्लस है, वो वाला एक्सट्रीम में गया तो, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्स की वैल्यू यानी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो सकती है? या तो प्लस है या तो माइनस है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? सुनो, एट एक्सट्रीम पोजीशन एक्स की वैल्यू प्लस ए हो सकती है या तो माइनस है। अच्छा, वेलोसिटी 0 हो जाएगी कैसे? इसको फील करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, पेंडुलम देखा है बच्चों आप लोग ने? ठीक है, या झूला झुलाया है किसी को? ठीक है, अब आपको क्या बताना, सुनो, स्पीड की बात करना है, वेलोसिटी। ठीक है, जब ये यहां से आपने फॉर एग्जांपल इसको छोड़ा, ठीक है, तो ये ऐसे जाएगा और देन रिटर्न आएगा ऐसे।
क्या हो रहा है, ये ऑसिलेट कर रहा है। आपको बताना है एक्सट्रीम, ये वाला एक एक्सट्रीम हो गया और ये वाला एक एक्सट्रीम हो गया, बीच वाला कौन सा हो जाएगा, मीन हो जाएगा। जब ये मीन से ऐसे चल रहा है तो इसकी स्पीड क्या हो रही है, धीमे धीमे कम हो रही है। फिर यहां जैसे ही पहुंचता है स्पीड क्या हो जाती है, 0। अरे सोचो अगर ये स्पीड बढ़ते जाएगी तो आगे ही बढ़ता चला जाएगा ना। ये यहां जाने के बाद एक पॉइंट के बाद रिटर्न आता है। क्यों रिटर्न आता है, क्योंकि उसकी स्पीड क्या हो जाती है वहां पर। अच्छा वैसे ही इस तरफ जा रहा है, कम होते होते यहां पर भी 0 और फिर रिटर्न आता है। फिर बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, यहां पर ज्यादा हो जाती है स्पीड, फिर घटती है घटती है घटती है, यहां पर 0, फिर बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है मैक्सिमम। समझ आ रहा है, बीच में मैक्सिमम होती है, फिर घटती है घटती है घटती है। और मतलब ये है, इधर ध्यान देने का, एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी कितना होता है, एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी कितना, जल्दी बताओ सभी बच्चे। अच्छा एक्सट्रीम पर एक्स कितना होता है, प्लस माइनस ए, और वी कितना होता है, 0। अब याद करो हमारे पास ऊपर इक्वेशन क्या था, ऊपर इक्वेशन था v इज इक्वल टू, वी स्क्वायर नहीं रे, माइनस ओमेगा स्क्वायर, अच्छा हाँ सॉरी, v स्क्वायर बाय 2 था, सही बोल रहा है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स बाय 2 और प्लस क्या था बच्चों, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, ऐसे ही था। ध्यान रखिए इस इक्वेशन में v की जगह 0 पुट किया, 0 का स्क्वायर 0 डिवाइड बाय 2, तो डायरेक्ट 0 लिख दिया। समझ आ गया कैसे हुआ। अच्छा x की जगह पर प्लस माइनस a रखना है और उसका क्या करना है, सुनो बात को, x की जगह प्लस माइनस a रखना है, मैंने इधर एक स्टेप गायब कर दिया। प्लस a का स्क्वायर करूंगा तो a स्क्वायर आएगा, माइनस a का स्क्वायर करूंगा तो भी, मतलब आप प्लस में रखो चाहे माइनस में रखो, आंसर प्लस में ही आने वाला है a स्क्वायर। तो इधर पे डायरेक्टली क्या हो गया बताओ, a स्क्वायर हो गया, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर डिवाइडेड बाय, तो क्या ये स्टेप समझ आया आपको कैसे हुआ, ये वाला टर्म 0 हो गया और ये x a में कन्वर्ट हो गया, वो रखने पर एक्सट्रीम पर, एक्सट्रीम पर। ये आप कब करोगे, जब c की वैल्यू निकालना होता है। क्या निकालना होता है, अच्छा अब उसके बाद ये पूरा नेगेटिव वाला टर्म जो देख रहे हो इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ओके तो ये हो जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, तो मिल गया ना c, c समझ गए, c इज इक्वल टू मिल गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, क्या दे दो, अभी 2 को उठाने हैं 1 में पुट कर देना है, 2 को उठाना है और किसमें, 1 वाला इक्वेशन याद है सबको, ऊपर वाला v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस c, ये वाला c उठाओ उधर पुट कर दो, v स्क्वायर बाय 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2, c की जगह ये आ गया। देख लो अभी उधर मैंने क्या किया हुआ है वो बताता हूं अभी। सब्स्टिट्यूटिंग 2 इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, ये मिल गया। अच्छा इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, ओमेगा स्क्वायर बाय 2 कॉमन है, ओके तो आपने क्या किया, ओमेगा स्क्वायर बाय 2 ओमेगा स्क्वायर बाय 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। अच्छा इधर क्या बचा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, ऐसे समझ आ रहा है, ये थू से ये थू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सही है बच्चों। आगे सुनो आगे सुनो आगे सुनो, सुन लो, 2 कैंसिल हो गया। अब आगे ही कहानी, इसको मैंने थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया, ये थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा था, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को पहले लिख दिया, माइनस वाले को बाद में लिख दिया, ये समझ आ गया, ओके। स्क्वायर इधर आया तो रूट, रूट आ गया, समझ गया। अच्छा ओमेगा स्क्वायर और ये रूट कैंसिल होगा, बेसिकली ओमेगा स्क्वायर बाहर आएगा तो ओमेगा हो जाएगा, रूट के बाहर आएगा तो उसकी वैल्यू क्या लिखी जाती है, प्लस माइनस में, तो प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस। अब ये इक्वेशन भी आपको याद रखना ही है डायरेक्ट, क्योंकि ये याद रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट वाला कर पाओगे, समझ गए। डिफरेंशियल आएगा, डिफरेंशियल का इक्वेशन बोलो, प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, वो याद रहेगा तो आप एक्सेलरेशन निकाल पाओगे। ए का इक्वेशन बोलो, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ए इज इक्वल टू, अच्छा अब ये v वाला भी प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ओमेगा, पूरी इक्वेशन याद हो गई, डिफरेंशियल डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, दूसरा एक्सेलरेशन का माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तीसरा वेलोसिटी का प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, समझ गए।
आज के लिए इतना काफी हो गया। आज क्या करोगे, ये आंसर पूरा प्रिपेयर करो, इसका कल टेस्ट ले रहा हूं मैं, इसी का यहां तक डेफिनेशन याद करना है और ये डेरिवेशन, ठीक है। चलिए 3 मार्क का ये वाला आंसर फिक्स्ड है, डिफरेंशियल में 2 मार्क का डिफरेंशियल वाला फिक्स्ड है, और उसके अलावा डेफिनेशन आएगा। चलिए गरम क्यों हो रहा है? 26 पे भी ठंडा रहता है, किधर है वो, किधर है रिमोट में, तो रिमोट में सेटिंग थोड़ा है।